गुड मॉर्निंग टू ऑल। नेक्स्ट टॉपिक फर्टिलाइजेशन, निषेचन शुरू करते हैं। तो डिस्टेंस आप देखिए, आप सभी जानते हैं कि नर युग्मक व मादा युग्मक का जो फ्यूजन होता है उसे हम निषेचन कहते हैं। एक सिंपल सी जो डेफिनेशन है निषेचन की वो आप सभी लोग जानते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमारे फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम आगे देखते हैं। जेम्स ग्रे के अनुसार निषेचन के दो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। सबसे पहला पहलू हम देखें तो वो है एक्टिवेशन या सक्रियण। अंडाणु में शुक्राणु का प्रवेश बलकुटी क्रियाओं को, उपापचय क्रियाओं को व अंडे में विदलन को प्रेरित करता है, तो इसे हम सक्रियण बोलेंगे। सक्रियण का सीधा सा अर्थ है कि जैसे ही शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करेगा वहां पर बहुत सारी रिएक्शंस चालू हो जाएगी, जिनमें कॉर्टिकल रिएक्शंस है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस है और क्लीवेज, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है क्लीवेज की, वो यहाँ पर प्रेरित हो जाती है, तो इसे ही हम एक्टिवेशन कहेंगे। फिर उभय मिश्रण की हम बात करते हैं, एम्फीमिक्सिस क्या होता है, तो इसकी भी बहुत अच्छी डेफिनेशन आप ध्यान देंगे। नर व मादा युग्मकों के अगुणित केंद्रकों का संगलन, यानी जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है उनके हैप्लॉइड न्यूक्लियस का जो फ्यूजन है उसे हम उभय मिश्रण या एम्फीमिक्सिस कहेंगे। इससे द्विगुणित अवस्था पुनः प्राप्त हो जाती है, बिल्कुल द्विगुणित अवस्था या डिप्लॉइड स्टेज पुनः आ जाएगी। इससे संतति में वेरिएशन से विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती है। आगे हम देखते हैं निषेचन के लिए आवश्यकताएं, कि निषेचन के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है। तो सबसे पहली आवश्यकता है तरल माध्यम की आवश्यकता, ताकि शुक्राणु अंडाणु तक पहुंच सके, क्योंकि उसी तरल माध्यम में शुक्राणु जो है वो मूव करेंगे टेल के द्वारा और अंडाणु तक पहुंचेंगे। निषेचन शरीर से बाहर होगा तो उसे हम बाह्य निषेचन कहेंगे, और निषेचन शरीर के अंदर होता है तो उसे हम आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। दूसरी जो आवश्यकता यहाँ पर है वो युग्मकों का जीवन काल बहुत छोटा होता है, अतः निषेचन के लिए आवश्यक है कि नर व मादा युग्मक एक दूसरे के समीप विसर्जित किए जाएं। तो लाइफ स्पान जो है गैमेट्स का वो काफी कम होता है, तो दोनों अगर पास पास विसर्जित किए जाएंगे, छोड़े जाएंगे, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे ताकि फ्यूजन हो सके। स्तनधारियों में यह अवधि 24 घंटों की होती है। स्तनधारियों में युग्मक 24 घंटे तक ही सक्रिय रहते हैं। निषेचन की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए शुक्राणु की संख्या अंडाणु से कहीं अधिक होनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि यहां पर एक शुक्राणु एक अंडाणु को निषेचित करेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जिसकी वजह से निषेचन रुक भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो शुक्राणु की संख्या अगर अधिक होगी तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी अधिक हो जाएंगे। तो मेल गैमेट शुक्राणुओं की संख्या काफी अधिक होनी चाहिए अंडाणुओं से। तीसरी आवश्यकता है निषेचन की। आगे हम निषेचन के प्रकार की बात करते हैं। स्थान व माध्यम की प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के निषेचन हम बांट सकते हैं। सबसे पहला हम बाह्य निषेचन देखेंगे, फिर आंतरिक निषेचन देखेंगे। तो बाह्य निषेचन में भी हम दो श्रेणियां यहां पर बना देते हैं, एक तो समुद्री जल में होने वाला बाह्य निषेचन और एक स्वच्छ जल में। समुद्री जल में इनमें शुक्राणु एक दिन से भी कम समय तक सक्रिय रहते हैं, तो ये आप ध्यान देंगे कि समुद्री जल में होने वाले निषेचन में, बाह्य निषेचन में शुक्राणु जो होते हैं, मेल गैमेट जो होते हैं, वो एक दिन से भी कम समय तक सक्रिय पाए जाएंगे। लेकिन स्वच्छ जल में इनमें शुक्राणु कुछ मिनटों तक ही सक्रिय रहते हैं, कुछ मिनट तक, एक दिन भी नहीं, एक दिन से कम भी नहीं, कुछ मिनट तक ही सक्रिय रहते हैं। अतः इनमें मैथुन क्रिया होती है, शुक्राणु सीधे ही अंडे पर छोड़ दिए जाते हैं। तो स्वच्छ जल में जो बाह्य निषेचन करने वाले प्राणी हैं, उन प्राणियों में, उन ऑर्गेनिजम्स में मैथुन क्रिया या कॉपुलेशन की क्रिया पाई जाएगी। सेकेंड, हम आंतरिक निषेचन की बात करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये माता के शरीर में अंडवाहिनी या अंडाशय में संपन्न होता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है आंतरिक है, तो बिल्कुल फीमेल बॉडी के अंदर संपन्न होगा। मुख्य रूप से अंडवाहिनी, ओविडक्ट और अंडाशय में ये संपन्न होता है। यूरोडेल्स में निषेचन अंडवाहिनी के निचले भाग में जननद्वार के समीप संपन्न होता है, तो बिल्कुल आप ये एग्जाम्पल ध्यान देंगे। जो यूरोडेल्स हैं एम्फीबियंस, उनके अंदर निषेचन अंडवाहिनी के निचले भाग में होता है। सेलामेंडर्स, रेप्टिलिया, एवी जो अधिकांश स्तनधारी प्राणियों में निषेचन अंडवाहिनी के ऊपरी भाग में होता है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान देंगे। कुछ शिशु प्रजक मछलियों में, जैसे गंबूसिया जो कि मच्छरों के लार्वा को खाती है, एफिनिस, हेटेरेंड्रिया, फार्मोसा एंड कुछ स्तनधारियों में, तो आप ध्यान देंगे कि कुछ शिशु प्रजक मछलियां हैं, जरायुज मछलियां हैं, गंबूसिया है, एफिनिस है, हेटेरोएंड्रिया फॉर्मोसा है, हेटेरेंड्रिया फॉर्मोसा, और कुछ स्तनधारियों में जैसे एरिकुलस में निषेचन अंडाशय पुटिकाओं में होता है। तो ये भी आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि अंडाशय पुटिकाओं में निषेचन, आंतरिक निषेचन किन में पाया जाता है, तो ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। निषेचन की क्रियाविधि आगे हम देखते हैं।
तो निषेचन की क्रियाविधि को हम 5 अवस्थाओं में बांट सकते हैं। शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना, युग्मकों का संपर्क व निषेचन क्षमता, एक्रोसोम क्रिया व भेदन, अंडाणु का सक्रियण, युग्मकों के प्राक केंद्रों का संगलन। तो 5 क्रियाएं आप देखेंगे, 1 बाय 1 हम इनकी स्टडी करते हैं। सबसे पहली जो क्रिया है वो है शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। नर युग्मक चल व मादा युग्मक अचल व बड़ा होता है। तो नर युग्मक आपको पता ही है चलनशील होता है, मादा युग्मक अचल और बड़ा होता है। मनुष्य में शुक्राणु व अंडाणु 24 घंटों तक ही जीवित रहते हैं। तो ये आप ध्यान देंगे कि 24 घंटों का टाइम पीरियड है मनुष्य में शुक्राणु और अंडाणु का लाइफ स्पान का। शुक्राणुओं व अंडाणुओं की मुलाकात सुनिश्चित करने के लिए बाह्य निषेचन में युग्मक अधिक संख्या में व नजदीकी क्षेत्रों में विसर्जित किए जाते हैं ताकि बाह्य निषेचन बिल्कुल हो सके। आंतरिक निषेचन में शुक्राणु मैथुन अंग की सहायता से मादा की जनन वाहिका में छोड़ दिए जाते हैं। तो हम पढ़ चुके हैं ये दोनों चीजें, दोनों स्पेसिफिकेशंस। युग्मकों का संपर्क या कैपेसिटेशन की निषेचन क्षमता की हम बात करते हैं। कॉन्टैक्ट ऑफ गैमेट्स एंड कैपेसिटेशन या निषेचन क्षमता की हम बात करते हैं। जाति विशेष के युग्मक के आपस में संपर्क में आते हैं, यानी एक जाति का शुक्राणु उसी जाति के दूसरे अंडाणु को ही निषेचित कर सकता है, इसे हम कैपेसिटेशन कहेंगे। एक जाति विशेष के शुक्राणु उस जाति के अंडाणु को निषेचित कर सकते हैं, इस क्रिया को ही हम निषेचन क्षमता कहते हैं। ये क्रिया उन रसायनों के द्वारा होती है जो शुक्राणु व अंडाणु के द्वारा स्त्रावित किए जाते हैं, सिक्रीट किए जाते हैं। एक ही जाति के अंडाणु, तो अंडाणु के द्वारा फर्टिलाइजन केमिकल छोड़ा जाएगा और शुक्राणु के द्वारा एंटी फर्टिलाइजन। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप अलग अलग ढंग से याद करेंगे। अंडाणु के ऊपर फर्टिलाइजन मिलेगा और शुक्राणु के ऊपर एंटी फर्टिलाइजन मिलेगा। तो ये रसायन एंटीजन व एंटीबॉडी की तरह काम करते हैं, यानी ताला कुंजी की तरफ काम करते हैं। जैसे ताले से कुंजी से ताला खुल जाता है, उसी प्रकार से ये ताले कुंजी की तरह काम करेंगे या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की तरह काम करेंगे। फर्टिलाइजन एंटी फर्टिलाइजन के लिए एक रिसेप्टर का कार्य करता है। तो आप ध्यान देंगे जो फर्टिलाइजन है वो एंटी फर्टिलाइजन के लिए एक ग्राहक है, रिसेप्टर है, तथा स्वजातीय अंडाणु को निषेधित करने की क्षमता प्रदान करता है। फर्टिलाइजन की संरचना व कार्य का वर्णन F.R. लिली ने किया था। तो ये वैज्ञानिक का नाम भी आपको याद रखना है। इनके अनुसार यह एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है या म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है फर्टिलाइजन। प्रत्येक फर्टिलाइजन के अणु में एक से अधिक सक्रिय समूह या एक्टिव साइट्स मिलती है, जैसे कि एंजाइम में मिलती है। अतः फर्टिलाइजन का अणु एक से अधिक शुक्राणुओं से जुड़ सकता है। स्तनधारी प्राणियों में जोना पेल्यूसिडा की कोशिकाएं फर्टिलाइजन का स्त्रवण करती है। तो ये भी आप ध्यान देंगे कि स्तनधारियों में जोना पेल्यूसिडा, ओवम के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन मिलती है, उसकी कोशिकाएं फर्टिलाइजन का स्त्रवण करती है। F.R. लिली के अलावा टाइलर तथा वॉशरमैन तथा सेलिंग ने इसकी क्रियाविधि को समझाने हेतु सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। तो ये टाइलर का नाम, वॉशरमैन और सेलिंग का नाम भी आप ध्यान देंगे लिली के साथ साथ। टाइलर ने बताया कि फर्टिलाइजन के अणु सूक्ष्मांकुरों के शीर्ष पर होते हैं। जो सूक्ष्मांकुर होते हैं उनके शीर्ष पर फर्टिलाइजन के अणु पाए जाते हैं, जो विटिलाइन झिल्ली से बाहर निकले हुए होते हैं। जब शुक्राणु इनके संपर्क में आता है तो फर्टिलाइजन एंटी फर्टिलाइजेशन से क्रिया कर शुक्राणु को विटिलाइन झिल्ली के भीतर जाने देता है। वह सूक्ष्मांकुर अवशोषित हो जाते हैं। जो सूक्ष्मांकुर होते हैं वो अवशोषित हो जाएंगे, यानी सूक्ष्मांकुर का काम हो गया कि वो शुक्राणु को अंदर की तरफ खींचेंगे, इससे अन्य शुक्राणु प्रवेश नहीं कर पाते हैं। जैसे सूक्ष्मांकुर जो माइक्रोविलाई है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो दूसरे शुक्राणु जो है वो अंडाणु में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, केवल एक शुक्राणु का प्रवेश अंडाणु में होगा। वाशरमैन व सेलिंग ने स्तनधारियों में निषेचन क्रिया का अध्ययन कर बताया कि शुक्राणु की झिल्ली में ग्लाइकोसाइड ट्रांसफेरेज व प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन युग्म के रूप में पाए जाते हैं। तो दोनों एंजाइम आप ध्यान देंगे, वाशरमैन और सेलिंग ने यह बताया कि यहाँ पर ग्लाइकोसाइड ट्रांसफेरेज व प्रोटीएज एंजाइम होते हैं जो जोना पेल्यूसिडा में उपस्थित ग्लाइकोजामीन के साथ क्रिया करते हैं, जो कि जोना पेल्यूसिडा में ग्लूकोजामीन पाई जाती है उससे क्रिया करते हैं। फिर हमारे पास तीसरी जो क्रिया है एक्रोसोम क्रिया व भेदन है, काफी इंपॉर्टेंट क्रिया है। शुक्राणु अपने एक्रोसोम जिसमें हाई एल्यूरोनिडेज एंजाइम पाया जाता है की सहायता से अंड झिल्लियों को भेदता है। ये एंजाइम जाति विशिष्टता रखते हैं, तो एक्रोसोम के एंजाइम भी जाति विशिष्ट होते हैं। कई प्राणियों में जैसे कीटों में, गैस्ट्रोपोड्स में, पेल्सीपोड्स में, सिफिलोपोड्स में, मोलस्का, ये सब इकाइनोडर्ट्स में व मछलियों में अंडाणु दृढ़ आवरण से ढके रहते हैं, अतः शुक्राणु हर किसी स्थान से शुक्राणु में प्रवेश नहीं कर सकता है। इन अंडों के आवरण में कई छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम माइक्रोपाइल बोलेंगे। तो ये स्पेसिफिक एग्जांपल आप ध्यान देंगे जहां पर माइक्रोपाइल अंडाणु के ऊपर छिद्र मिल रहा है। शुक्राणु इन्हीं से अंडाणु में प्रवेश करता है। अधिकांश प्राणियों में शुक्राणु भेदन एक रासायनिक क्रिया के द्वारा होता है जो एक्रोसोमल एंजाइम द्वारा पूरी होती है, यानी यहाँ पर ऊपर की तरफ माइक्रोपाइल के द्वारा शुक्राणु प्रवेश करेगा, एक्रोसोमल क्रिया नहीं हो रही है, और कुछ या अधिकांश प्राणियों में एक्रोसोमल क्रिया भी पाई जाएगी। कुछ इकाइनोडर्म्स जंतुओं में श्वसन के द्वारा निर्मुक्त CO2 जल में घुलकर अम्लीय माध्यम H2CO3 उत्पन्न करती है।
यह अम्लीय माध्यम अंडे के जलीय आवरण को नष्ट कर शुक्राणु को प्रवेश को सरल बनाता है। तो ये भी आप इकाइनोडर्म्स में विशिष्टीकरण ध्यान रखेंगे। यहाँ पर H2CO3 बन रहा है। सी अर्चिन के अंडों में शुक्राणु के प्रवेश को आसान करने के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम अंडों पर उपस्थित फॉस्फोलिपिड ए के आवरण को नष्ट करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम फॉस्फोलिपिड ए के आवरण को नष्ट करेगा। मेंढक तथा टोड के अंडों पर उपस्थित झिल्ली आवरण को नष्ट करने में प्रोनेज एंजाइम प्रमुख भूमिका निभाता है, जो शुक्राणु द्वारा स्रावित होता है। तो मेंढक और टोड में प्रोनेज एंजाइम आप ध्यान देंगे। स्तनधारी प्राणियों में अंडाणु के चारों तरफ कोरोना रेडिएटर नामक आवरण होता है। इस आवरण की कोशिकाएं परस्पर हाइलुरोनिक अम्ल नामक रसायन द्वारा परस्पर चिपकी रहती है। कोरोना रेडिएटर की कोशिकाएं हाइलुरोनिक अम्ल के द्वारा चिपकी रहती है। यह अम्ल एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है। यह आवरण शुक्राणु प्रवेश के लिए प्रथम अवरोध होता है। तो यह भी आप ध्यान देंगे। इसे भेदने के लिए शुक्राणु हाइलुरोनिडेज एंजाइम स्रावित करते हैं। एक्रोसोम शुक्राणु लाइसिन्स या हाइलुरोनिडेज एंजाइम तब तक मुक्त नहीं करता जब तक कि इसका सक्रियण न हो जाए, और इस क्रिया में एक्रोसोम में कुछ विशिष्ट परिवर्तन होता है। यानी जो शुक्राणु लाइसिन्स है, जिन्हें हम हाइलुरोनिडेज एंजाइम कहते हैं, ये तब तक मुक्त नहीं करेगा जब तक कि ये एक्टिव नहीं हो जाए। और इसके सक्रियण के लिए हम देखते हैं, सबसे पहले एक्रोसोम झिल्ली तथा प्लाज्मा झिल्ली गुलकर शीर्ष छिद्र बनाती है, जिससे एक्रोसोमल आशय अंडाणु के संपर्क में आ जाता है और शीघ्र विलुप्त हो जाता है। एक्रोसोमल आशय में एक एक्रोसोमल कणिका पाई जाती है। तो ये सबसे पहली क्रिया यहाँ पर होगी। केंद्रक के समीप ही की एक्रोसोमल झिल्ली, केंद्रक के पास वाली जो एक्रोसोमल झिल्ली है, लंबी होकर एक्रोसोमल नलिका का निर्माण करती है। यह नलिका शुक्राणु केंद्रक से दुगनी लंबी होती है। शेष बची संपूर्ण एक्रोसोमल झिल्ली उलटकर इस नलिका से मिल जाती है। यह एक्रोसोमल नलिका धीरे धीरे अंड में प्रवेश करने लग जाती है। एक्रोसोमल नलिका अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली के साथ संगलित होकर अंडाणु को सक्रिय करती है। स्तनधारी प्राणियों में एक्रोसोमल नलिका का निर्माण नहीं पाया जाता है। तो ये सारी चीजें एक्टिवेशन के लिए है, ये आप याद रखेंगे। चौथी क्रिया हम देखते हैं अंडाणु का सक्रियण। जैसे ही शुक्राणु की एक्रोसोमल नलिका अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली को स्पर्श करती है, वैसे ही दोनों झिल्लियां परस्पर संगलित होकर एक समोजक झिल्ली का निर्माण करती है। दोनों झिल्लियां आपस में मिल जाएगी और एक समोजक झिल्ली का निर्माण करेगी। इस प्रकार एक युग्मनज कोशिका का निर्माण होता है। इस समय के परिवर्तन अंडाणु को सक्रिय करते हैं। तो ये सारे परिवर्तन ही अंडाणु को एक्टिव करेंगे। इसमें निम्न घटनाएं परिलक्षित होती है। रंग में परिवर्तन, अंडों का रंग पीला हो जाता है। दूसरी क्रिया हम देखते हैं निषेचन शंकु का निर्माण। जैसे ही एक्रोसोम नलिका व अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली का संलग्न होता है, वैसे ही संपर्क स्थल पर अंडाणु का कोशिका द्रव्य फूलकर एक शंक्वाकार संरचना का निर्माण करता है। अंडाणु का कोशिका द्रव्य, जिसे निषेचन शंकु या फर्टिलाइजेशन कोण हम कहेंगे। यह शंकु धीरे धीरे शुक्राणु को निगल लेता है। इस क्रिया में एक्रोसोमल कणिका कभी भी अंडाणु में प्रवेश नहीं करती है। तो ये आप ध्यान देंगे कि एक्रोसोमल कणिका जो है वो कभी अंडाणु में प्रवेश नहीं करती है। अंडाणु में शुक्राणु केंद्रक, मध्य भाग, माइटोकॉन्ड्रिया व समीपस्थ तारक केंद्र प्रवेश करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शुक्राणु का केंद्रक प्रवेश करेगा, मध्य भाग प्रवेश करेगा जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और समीपस्थ तारक केंद्र प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ही अंडाणु में प्रवेश करते हैं। तीसरी प्रकार की क्रियाएं हम देखते हैं वल्कुटी क्रियाएं व निषेचन कला का निर्माण। निषेचन शंकु निर्माण के तुरंत बाद अंडे के कोशिका द्रव्य के वल्कुट में अनेक भौतिक रासायनिक क्रियाएं शुरू हो जाती है, जिन्हें हम कॉर्टिकल रिएक्शन या वल्कुटी क्रियाएं कहेंगे। ये अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार की होती है, यानी वल्कुटी क्रियाएं भी जाति विशिष्टता रखती है। वह निषेचन कला के निर्माण के साथ ही समाप्त हो जाती है। शुक्राणु के संपर्क स्थल से ही अंडाणु के वल्कुट स्तर में उपस्थित कॉर्टिकल कणिकाएं फट जाती है। वह इनसे एंजाइम, संरचनात्मक प्रोटीन तथा म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स मुक्त होते हैं। इसे कॉर्टिकल क्रिया कहते हैं। तो कॉर्टिकल क्रिया इंपॉर्टेंट है। शुक्राणु के संपर्क स्थल से ही अंडाणु के वल्कुट स्तर में उपस्थित कॉर्टिकल कणिकाएं फट जाएगी और इनसे एंजाइम, संरचनात्मक प्रोटीन, म्यूकोपॉलीसेकेराइड मुक्त होंगे। ये सभी क्रियाएं करेंगे और इन्हें हम वल्कुटी क्रियाएं कहेंगे या कॉर्टिकल क्रियाएं कहेंगे। कॉर्टिकल कणिकाओं से मुक्त एंजाइम अंडे की पृष्ठ सतह पर उपस्थित शुक्राणुग्राही ग्लाइकोप्रोटीन को रूपांतरित कर देता है, जो दूसरे शुक्राणु के प्रवेश को रोकता है। तो कॉर्टिकल कणिकाओं से मुक्त एंजाइम अंडे के पृष्ठ सतह पर उपस्थित शुक्राणुग्राही ग्लाइकोप्रोटीन को रूपांतरित कर देगा। यानी यहाँ पर जो ग्लाइकोप्रोटीन है वही चेंज हो जाएगी और उससे दूसरा शुक्राणु जो है वो प्रवेश नहीं कर पाएगा। कॉर्टिकल कणिकाओं से मुक्त ट्रिप्सिन एंजाइम अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली व विटेलाइन झिल्ली के मध्य उपस्थित बंधों को तोड़ देता है। ट्रिप्सिन एंजाइम तोड़ेगा, जिससे विटेलाइन झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली से स्वतंत्र हो जाती है। कॉर्टिकल कणिकाओं से मुक्त म्यूकोपॉलीसेकेराइड जल के परासरण को प्रेरित करता है, जिससे प्लाज्मा झिल्ली विटेलाइन कला से ऊपर उठ जाती है व दोनों के मध्य एक चौड़ा रिक्त स्थान विकसित हो जाता है, जिसे पेरीवाइटेलाइन अवकाश हम कहेंगे। तो पेरीवाइटेलाइन अवकाश आप ध्यान रखेंगे।
कोर्टिकल कणिका द्वारा स्त्रावित पर ऑक्सीडेज एंजाइम, कोर्टिकल कणिकाओं के द्वारा एक एंजाइम स्त्रावित होता है जिसे हम पर ऑक्सीडेज एंजाइम कहेंगे, विटिलाइन कला में उपस्थित प्रोटीन के टायरोसिन सिरों को क्रॉस बंद बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो ये टायरोसिन भी आप याद रखेंगे, अमीनो एसिड है जिससे विटिलाइन कला मोटी हो जाती है, ऐसे ही निषेचन कला हम कहते हैं। तो निषेचन कला में एक तो पर ऑक्सीडेज एंजाइम है और एक प्रोटीन है टायरोसिन, जो एमिनो अम्ल प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं, उन दोनों की क्रियाएं यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अंत में पेरिवर्टिनल अवकाश में काचाभ स्तर या हाइलाइन लेयर का निर्माण हो जाता है जो बहुशुक्रणता या पॉलीस्पर्मी को रोकता है। निषेचन कला का निर्माण अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली के बाहर होता है। यह निषेचन कला देर से आने वाले शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकती है। स्तनधारियों में निषेचन कला का निर्माण नहीं पाया जाता है। चौथी प्रकार की क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं हैं। शुक्राणु के प्रवेश के साथ अंडे के कोशिका द्रव्य में अनेक उपापचयी क्रियाएं शुरू हो जाती है जो निम्न प्रकार की है। प्लाज्मा झिल्ली जल, इथिलीन, ग्लाइकोल, फॉस्फेट तथा K+ आयन के लिए अधिक पारगम्य हो जाती है। तो जल के लिए, इथिलीन, ग्लाइकोल के लिए, फॉस्फेट तथा K+ आयन के लिए ज़्यादा पारगम्य हो जाएगी प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली की वैद्युतीय विभलता भी बदल जाती है, पहले धनात्मक तथा बाद में ये ऋणात्मक हो जाती है। तो ये भी आप ध्यान देंगे, पहले धनात्मक और बाद में ये ऋणात्मक हो जाती है। शुक्राणु के प्रवेश से एडिनाइन साइक्लेज अधिक सक्रिय होकर 3 डेज 5 डेज चक्रीय एएमपी का निर्माण करता है। तो एडिनाइल साइक्लेज के द्वारा साइक्लिक एएमपी का निर्माण होता है जो अधिकांश उपापचयी क्रियाओं को सक्रिय करता है, और ये साइक्लिक एएमपी ही अधिकांश उपापचयी क्रियाओं को एक्टिव करने का काम करेगा। आगे अंडे में धनात्मक आयंस बढ़ जाएंगे K+ की वजह से। एनएडी काइनेज एंजाइम सक्रिय होकर सह एंजाइम एनएडी से एनएडीपी तथा एनएडीपीएच का निर्माण करेगा। निकोटिनिमाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट का निर्माण होगा। एनएडीपी तथा एनएडीपीएच अनेक संश्लेषणात्मक क्रियाओं का संचालन करता है। निषेचित अंडे में श्वसन क्रिया की दर बढ़ जाती है, ये चेंज यहाँ पर आएगा। प्रोटीन संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। पॉलीसैकेराइड विखंडन की दर बढ़ जाती है। निषेचन के सबसे महत्वपूर्ण घटना अंडे में विदलन या समसूत्री विभाजन की शुरुआत होना है, यहाँ पर विदलन चालू हो जाएगा। निषेचन होते ही डीएनए संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। स्पर्म अपना समीपस्थ तारक केंद्र अंडाणु में प्रवेश करा देता है जो विभाजन के लिए तारक किरणों का निर्माण करता है। इस तरह शुक्राणु का प्रवेश अंडे के विभाजन को प्रेरित करता है। पांचवें प्रकार की क्रिया हम देखते हैं युग्मकों के प्राक केंद्रकों का संगलन या फ्यूजन। निषेचन के समय शुक्राणु का सिर व मध्य भाग अंडाणु में प्रवेश करता है। शुक्राणु के प्रवेश के समय केंद्रक आगे की तरफ व माइटोकॉन्ड्रिया व तारक के पीछे की तरफ उपस्थित रहते हैं, लेकिन जैसे शुक्राणु के शीर्ष भाग निषेचन शंकु से आगे गमन करता है, यह 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है जिससे माइटोकॉन्ड्रिया व तारक का आगे की तरफ हो जाते हैं। तो आप देखेंगे कि जब प्रवेश के समय केंद्रक आगे की तरफ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया व तारक का पीछे की तरफ होते हैं, लेकिन जैसे ही शुक्राणु का शीर्ष भाग निषेचन शंकु से आगे गमन करता है, यह 180 डिग्री घूम जाएगा। निषेचन शंकु के आगे ये 180 डिग्री घूम जाता है जिससे माइटोकॉन्ड्रिया व तारक का आगे की तरफ आ जाते हैं। इस समय शुक्राणु का केंद्रक फूलकर अंतरावस्था में आ जाता है, इसे नर प्राक केंद्रक हम कहेंगे। यह नर प्राक केंद्रक संगलन स्थल की तरफ गमन करता है, इसे भेदन पथ हम कहते हैं। अंडाणु केंद्रक में भी कई परिवर्तन होते हैं। द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन पूरा होने के बाद केंद्रक अंडाणु की सतह पर आकर अनेक आशयों का निर्माण करता है जिन्हें हम कैरियोमिड्स कहते हैं। तो ये कैरियोमिड्स भी आप याद रखेंगे कि जो द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन पूरा हो रहा है उसके बाद केंद्रक अंडाणु की सतह पर आकर अनेक आशय का निर्माण करेगा, इन्हें हम कैरियोमिड्स कहते हैं। ये कैरियोमिड्स परस्पर मिलकर मादा प्राक केंद्रक का निर्माण करता है और ये सारे कैरियोमिड्स मादा प्राक केंद्रक बनाएंगे जो फूलकर आयतन में बढ़ जाता है तथा यह भी संगलन के स्थल की ओर गमन करता है। दोनों नर व मादा प्राक केंद्रक संगलित हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, वह परस्पर संगलित होकर युग्मनज का केंद्रक का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को हम उभय मिश्रण या एम्फीमिक्सिस कहते हैं। इस तरह निषेचन पूर्ण हो जाता है। निषेचन की कुछ त्रुटियां हम देख लेते हैं जहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे पहले है पॉलीस्पर्मी, बहुशुक्राणुता। यदि एक से अधिक शुक्राणु अंडे में प्रवेश कर उसके साथ संगलित हो जाए तो इसे हम पॉलीस्पर्मी बोलेंगे। पॉलीएंड्री, जब 2 या 2 से अधिक नर प्राक केंद्रक मादा प्राक केंद्रक से संगलित हो जाते हैं उसे हम पॉलीएंड्री कहेंगे। पॉलीगाइनी की हम बात करें, जब एक से अधिक मादा प्राक केंद्रक एक नर केंद्रक से संगलित हो जाएगा तो उसे पॉलीगाइनी बोलेंगे। गाइनोजेनेसिस की हम बात करें, इस क्रिया में अंडाणु शुक्राणु के संपर्क में आने पर सक्रिय हो जाता है किंतु शुक्राणु का केंद्रक मादा अंडाणु के केंद्रक से संगलित नहीं हो पाता है, इसे हम गाइनोजेनेसिस कहेंगे। यानी अंडाणु शुक्राणु के संपर्क में आने पर सक्रिय तो हो जाएगा किंतु उसका शुक्राणु का केंद्रक जो है मादा अंडाणु के केंद्रक से संगलित फ्यूज नहीं हो पाएगा। और एंड्रोजेनेसिस की हम बात करें, यदि निषेचन के दौरान अंडे का केंद्रक निष्क्रिय हो जाए व केवल शुक्राणु का केंद्रक ही आगे परिवर्तन की क्रिया में भाग ले तो इसे हम एंड्रोजेनेसिस कहेंगे। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, इस एक ही वीडियो में आपका पूरा फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया है। आप अच्छे से पॉइंट बना लें, इसे पढ़ लें। बहुत बहुत धन्यवाद।